बाय वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एक मात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। वक्त चला जाता है किसी की यादें देकर, बातें रह जाती है किसी की कहानी बनकर। सिर्फ वो दोस्त ही होते हैं जो रह जाते हैं दिल के करीब, कभी आंखों में आंसू तो कभी होठों पे मुस्कान बनकर। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने एक यहाँ का अतिथि है जो नेपाल भारत संबंध के बारे में बहुत अच्छो ज्ञान रखे है और ये समय समय पर नेपाल की नीतियां के बारे में बहुत अच्छो विश्लेषण भी करे है। वह है प्रोफेसर SD मुनि। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करें। प्रोफेसर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जब भी नेपाल आते हैं यहाँ के राजनीतिक वृत्त में कंपन पैदा हो जाती है, ऐसी क्या विशेषता है? या फिर कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रोफेसर SD मुनि किंग मेकर ऑफ नेपाल। नहीं, ये सब फालतू की बात है, क्योंकि मुझे यहाँ की राजनीति बनाने बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि नेपाल में मेरा बहुत पुराना इंटरेस्ट है। मैंने अपना PhD नेपाल पर किया और वो था 1972 में। सबसे पहले मैं यहाँ आया 1967-68 में। तो आप समझ लीजिए इतने सालों का रिश्ता है मेरा। और यहाँ की कोई राजनीतिक दल या कोई सामाजिक संस्थान, यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसा नहीं है जिससे मैं मिला नहीं, वाकिफ नहीं हुआ। तो बहुत लोग जानते हैं। और चूंकि यहाँ की राजनीति में मेरी दिलचस्पी है, पढ़ाई की है मैंने, लिखता भी हूँ उसके बाद में, इसलिए लोग, लेकिन ये भ्रांति है, ये आपके मीडिया का बनाया हुआ है कि मुनि यहाँ राजनीति में दखल करने आता है, नहीं आता है। मैं समझने आता हूँ, जब आता हूँ तो सबसे मिलता हूँ। तो जब सबसे मिलता हूँ तो पुराने संबंध है, 30, 40, 20 बरस पुराने संबंध है। लोग अपनी बात कहते हैं, मैं भी अपनी बात उनसे दोस्ती के नाते पे सुनाता हूँ। तो यही इसीलिए ऐसा भ्रम फैलाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ का राजनीतिक करने वाला, बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। और भारत का नेपाल के साथ में अच्छे संबंध कायम रखना ये बाध्यता है या आवश्यकता है या और कुछ? ये बाध्यता भी है और आवश्यकता भी है। और ये देखिए, हम लोग, हमारे संबंध जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, आज के संबंध नहीं है। हमारे संबंध संस्कृति की धरोहर में है, हमारी संबंध सभ्यता की धरोहर में है, धर्म में है, समाज में है, रोटी बेटी का संबंध है। लोग शादी करते हैं, सिर्फ लोग कहेंगे कि मधेश तराई के लोग शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। राजाओं ने शादियां की है। शाह वंश कहते हैं उभर के उदयपुर से आया था, राजस्थान से। तो ऐसे संबंधों को आप खाली राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांध सकते। लेकिन होता यह है कि लोग प्रयास करते हैं और राजनीति हावी हो जाती है। और राजनीति के हावी हो जाने से जो सामाजिक और आर्थिक संबंध है, फिर नदियां हैं आपकी, सारी नदियां आती है, हमको सींचती है, हमारा जीवन स्तर बढ़ाती है, फ़ायदा करती है। हमारा मौसम एक है, हिमालय हम दोनों को बचाए हुए है या रोके हुए है। तो ये भौगोलिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, सांस्कृतिक और सभ्यता के संबंध है। उनको सबको आप एक राजनीति के दायरे में कि नेपाल स्टेट ने ये किया, हिंदुस्तान स्टेट ने ये किया, उसको सीमित रखना एक बचपना है। अभी की भारत सरकार द्वारा जो पड़ोसी देशों के प्रति जो नीतियां अपनाई जा रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और पिछली सरकारों द्वारा जो नीति अपनाई गई उनमें क्या क्या खामियां थी? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि कोई नीति का परिवर्तन है। कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी
शासक ने या नीति निर्धारक ने ये नहीं कहा कि हमें पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं रखने चाहिए, और ये भी नहीं हुआ कि कोशिश नहीं की कि पड़ोसियों को साथ लेके चलें। आपको याद दिलाऊं, मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि हम गुड नेबरली पॉलिसी चलाएंगे। इंदर गुजराल ने कहा कि उन्होंने अपनी एक डॉक्ट्राइन करके कहा कि नॉन रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से जो करें उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारा दूसरा पड़ोसी हमारे लिए क्या करता है। नेहरू के वक्त में नेहरू ने कहा नेपाल और भारत को आप कैसे अलग कर सकते हैं, किसी सूरत में नहीं कर सकते। तो ये नीति एक ही है, उसका क्रियान्वयन करने में सरकारों पे फर्क होता है। और जैसे हम लोग सभी इसका क्रिटिसाइज करते रहे कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में मनमोहन सिंह जी नेपाल आए नहीं, उनको आना चाहिए था। आपको व्यक्तिगत रूप से कहें, हम सभी लोगों ने जब भी मौका लगा लिख के जुबानी व्यक्तिगत रूप से ये सलाह दी कि आप जाइए। ख़ासतौर से मुझे याद है कि 2006 में जब यहाँ जन आंदोलन सफल हुआ तो उसमें भारत की भूमिका थी, और आपको याद है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर ये कहा कि भारत ने बहुत सकारात्मक भूमिका पैदा की। तो उस वक्त भी हमने मनमोहन सिंह जी से कहा कि आप जाइए, तो उन्होंने कहा वहाँ की राजनीति अभी स्थिर नहीं है, अभी संविधान नहीं बना है, अभी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको लेके अब फ़र्क देखिए आप, जब मोदी जी आए तो वो आने के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि पहले तो सार्क के देशों को हम बुलाएंगे, और उसके बाद में वो यहाँ आ गए और अब दोबारा आ रहे हैं। तो ये क्रियान्वयन में फ़र्क होता है, सोच में फ़र्क नहीं है। सोच में दोस्ती है, क्रियान्वयन में कोई ज़्यादा गर्मजोशी के साथ मिलता है, कोई कम गर्मजोशी के साथ मिलता है। जैसा अभी आपने कहा था कि नेपाल के ऊपर आपने पीएचडी किया था, तो उसी आधार पर अगर कहा जाए, नेपाल जैसे छोटे मुल्क में संघीयता कितनी आवश्यक लगती है आपको? देखिए, संघीयता छोटे बड़े से नहीं होती है, मैं नहीं मानता। संघीयता का जो आधार है वो है समावेश, इंक्लूजन। हर आदमी को ये लगे कि ये राज्य मेरा है। तो फिर आपके अनुभव में नेपाल के लिए कितने प्रदेश सही रहेगा, और किस तरह से, जैसे भौगोलिक हो सकता है या जातीय हो सकता है, या और किस तरह से, ताकि अपना जो सद्भाव है, आपसी सद्भाव, वो बना रहे? देखिए, उसमें मेरी राय ना मानिए, मैं ये कहूँगा, मेरा मानना ये है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी संघीय व्यवस्था जिसको नेपाल के अलग अलग लोग जो संघीयता की अपेक्षा करते हैं, डिमांड करते हैं, वो संतुष्ट हो जाए। ये कई बार मुश्किल होता है कि आप हर व्यक्ति को तो संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ की परंपरा है, जो डाइवर्सिटी है आपके नेपाल की, जैसे जनजाति एक पहलू है उसका, और मधेश उसका दूसरा पहलू है, तो अगर वो संघीयता मांग रहे हैं तो किस आधार पर मांग रहे हैं, उस आधार को समझना चाहिए। अब वो आधार इकोनॉमिक ढंग से वायबल है कि नहीं है, वो आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। और ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ नेपाल में मैं सुन रहा हूँ, और इसलिए मैं नंबर भी नहीं बताऊंगा, 7 नंबर, अगर 7 में सभी संतुष्ट है तो 7 रखिए, अगर 2 में सभी संतुष्ट है तो 2 रखिए, अगर 15 में सभी संतुष्ट है तो 15 रखिए। अब जो नंबर के ऊपर यहाँ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो इस पे ये बहस हो रही है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम संभाल नहीं सकेंगे। तो अभी की जो आर्थिक स्थिति है उसका आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राज्य हैं अपेक्षा ये करनी चाहिए कि विकास होगा। अभी तक नेपाल का विकास नहीं हुआ है, कम हुआ है। 3%, 2%, 4% की ग्रोथ रेट है। अगर आप उसको 7 और 8% बना देंगे तो यही आपके जो आर्थिक साधन है ये दुगने हो जाएंगे। तो इसीलिए जो तर्क आ रहा है, जो मैंने सुना है बहुत लोगों से, कि हम लोग देखिए नेशनल असेंबली भी नहीं है, तो नहीं इसलिए कि आपने बनाई नहीं। आपके यहाँ इतना हाइड्रो पावर है, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया ही नहीं। आपके यहाँ इतना टूरिज्म का पोटेंशियल है, आपने उसको हार्नेस किया ही नहीं। तो अगर आपने अपने संसाधन बढ़ाए ही नहीं, आपने अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको नहीं बढ़ाया है, तो दूसरों को दोष नहीं दे सकते, उससे आप अपने लोगों को दोष भी नहीं दे सकते। वो कहते हैं सड़क नहीं है हमारे पास, साधन नहीं है, तो साधन जुटाइए, कहीं न कहीं से इन्वेस्टमेंट बाहर से लाइए। आज दुनिया एक ऐसी है जिसमें कोई राष्ट्र अपने आप में सिकुड़ के तो चलता नहीं है।
तो ये तर्क मैं इसलिए नहीं मानता और इसलिए मैं नंबर भी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका दावा है फेडरलिज्म पे, उनके साथ सभी के साथ मिलकर बातचीत होनी चाहिए और जहां सीमाएं हैं उनको कहना चाहिए भैया ये सीमा है, इसलिए हम आपकी ये बात नहीं मान सकते हैं, आपकी दूसरी बात मान सकते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। जी दर्शक एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये को सरकार प्रमुख होइन? अप्सन ए नवाज शरीफ, अप्सन बी सुषमा स्वराज, अप्सन सी सुशील कोइराला, अप्सन डी शेख हसिना। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई र सीजी को इंडक्शन कुकर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर SD मुनि जी से। आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। नेपाल में अभी जैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिक पार्टियों में आपसी खींचतानी भी चली रही है, और ऐसा क्या सूत्र हो सकता है जो अलग अलग जो धारणा रख रहे हैं, अलग अलग विचार के रखने वाले राजनीतिक पार्टियों के बीच में सहमति हो सके और नेपाली जनता संविधान पा सके? देखिए, संविधान तो मिलेगा, मिलना भी चाहिए, और जो मतभेद हैं वो बहुत सिकुड़ गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए आज से 4 साल पहले की, जब पीस प्रोसेस भी पूरा नहीं था, उसमें इंटीग्रेशन सबसे बड़ा इशू था पहले। उसके बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई है, उसमें ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, उस पर हल नहीं हो रहा था, उस पर हल हो गया। ये प्रदेशों के नंबर की बात आपने पहले कही, अब कुछ पार्टियां 3-4 कहती थी पहले, कुछ पार्टियां 14-15 कहती थी पहले, दोनों सिमट के 7-8-9 तक आ गए हैं। तो आप अगर देखें प्रक्रिया को, तो बातचीत से और आपसी अनुभव से जो मतभेद हैं वो काफी कम हो गए हैं, और इसीलिए हमको आशा ये रखनी चाहिए कि जो कहीं पर, अब मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ किन मुद्दों पे क्या मतभेद है, जो भी मतभेद है मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी कम किया जाएगा। और कुछ अगर ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं सुलझ सकते हैं, तो देखिए, संविधान हमेशा वो होता है जो जीवित संविधान होता है, जो बदलता है। कोई संविधान ठोस कभी नहीं होता। जो प्रश्न आज नहीं हल हुआ है उसको आप 2 साल बाद छोड़ दीजिए, यही संविधान आपकी पार्लियामेंट उसको 2/3 से बदल देगी। उसमें कोई संविधान ऐसा नहीं है जिसमें अमेंडमेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे फैसले अभी होने चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, और जो मांगे हैं उसमें हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। आप जैसे सुरक्षा जानकार भी हैं, और आज की अवस्था में भारत और नेपाल के लिए, दोनों के लिए सुरक्षा की क्या चुनौतियां हैं, और नेपाल में होने वाले परिवर्तन या नेपाल में होने वाली गतिविधियों से स्पेशली भारत को क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं? देखिए, भारत का अभी भी तजुर्बा है हाईजैक वाला। भारत का पहले डर था जब 1951 में तिब्बत चीन में मिल गया और चीन सशक्त होकर सीमा पर आ गया, और ऐसा लगा कि ये साम्यवाद कहीं आगे नहीं बढ़े। 62 में जब चीन से मिलिट्री लड़ाई हुई तो ये डर लगा कि कहीं ये भारत में आने के लिए चीन नेपाल का रास्ता नहीं खोजे। बाद में जब हाईजैकिंग हुआ तो लगा कि दूसरे लोग, पाकिस्तान के लोग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नेपाल का रास्ता खोजकर हिंदुस्तान आना चाहते हैं। तो वो इंटरनल सिक्योरिटी की बातें थी। उसके अलावा जहां भी परिवर्तन होगा
अस्थायीपना होगा, उसकी इनसिक्योरिटी होगी और वो इनसिक्योरिटी स्पिल ओवर होती है। आपके यहाँ 10 साल तक इंसर्जेंसी चली, माओवादी हिंदुस्तान में आ गए। माओवादियों को छोड़िए, जब बीपी कोइराला ने झंडा उठाया राजा महेंद्र के खिलाफ तो सारी नेपाली कांग्रेस भारत में आ गई। भारत की जब इमरजेंसी हुई तो बहुत सारे सोशलिस्ट नेपाल में छुपने चले आए। तो ये हमारा ऐसा संबंध है कि इसको नकार नहीं सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए करना ये चाहिए कि इस तरह की जो गतिविधियां हो उनको रोकने के लिए दोनों देश आपस में मिल बैठें। अभी आपने कहा जैसे चाइना की जो बात करी, पिछले कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है कि चाइना हो या अन्य देशों का नेपाल पे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आप क्या समझते हो कि भारत की कहाँ चूक है जो प्रभाव बढ़ रहा है, या ऐसा कुछ नहीं? देखिए, चाइना का प्रभाव सिर्फ नेपाल में ही नहीं बढ़ रहा है। चाइना का प्रभाव मैं कहूंगा सारे दक्षिण एशिया में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और सबकी बात छोड़ दीजिए, अफ्रीका में बढ़ रहा है, लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा है। जो भी शक्ति उभरेगी और आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त होगी उसका प्रभाव बढ़ेगा। प्रश्न जो है वो ये है कि ये प्रभाव कहीं हम लोगों को आड़े नहीं आए, हमारी प्रगति में, हमारी प्रोग्रेस में आड़े नहीं आए। उसके लिए या जो कई बार आर्थिक प्रभाव दिखता है वो कहीं सैनिक प्रभाव में या सुरक्षा के प्रभाव में नहीं बदल जाए। जैसे श्रीलंका में चीन ने हम्बनटोटा एक पोर्ट बनाया हुआ है और वो पोर्ट कॉमर्शियल पोर्ट है, वहां पर व्यापार की सुविधा के लिए उसको बनाया गया। अब उसमें ये सबमरीन आने लगी है, तो इसलिए भारत चिंतित है कि आपने जो एक व्यापारिक फैसिलिटी बनाई थी वो मैरीटाइम फैसिलिटी में बदल गई है। इसी तरह से यहाँ पर चीन की कन्फ्यूशियस संस्था भी है, तिब्बत के मामले में भी वो आते हैं, आजकल यहाँ के फेडरलिज्म के मामले में भी बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी उनके बहुत सारे हैं भी और आ भी रहे हैं। तो ये भारत को लगता है कि कहीं ये प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं हो जो राजनीतिक रूप ले लें या राजनीतिक प्रभाव का रूप ले लें, तो ये उसकी भारत की प्रॉब्लम है। नेपाल के जैसे दीर्घकालीन विकास के लिए तो इंडिया आगे आ रहा है, प्रोएक्टिव होके भी आ रहा है, लेकिन ऐसे क्या पहलू हो सकते हैं जिससे नेपाल की आम जनता को इमीडिएट फील हो कि हमें भारत से सहयोग ये मिल रहा है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी है जिसमें प्रगति ठीक से होनी चाहिए, जैसे स्कॉलरशिप फेलोशिप्स है। अब वो कई बार इलीट सेक्शंस में बंट के रह जाती है, यहाँ तो आम आदमी को तो नहीं पहुंचती वो। तो फेलोशिप है कि नहीं है उससे आम आदमी को क्या मतलब। आम आदमी नेपाल का हिंदुस्तान में जाता है तो रिजर्वेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, उसको टिकट कंडक्टरी में प्रॉब्लम आती है, बस जाने में प्रॉब्लम आती है, पुलिस उसको परेशान करता है। यह आम आदमी की प्रॉब्लम्स है, इनको ठीक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे फेलोशिप्स की बात मैंने कही, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है और स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है, आवागमन का क्षेत्र ऐसा है जो सीधा जनता को प्रभावित करेगा। सार्क सम्मेलन सामने है और नेपाल में हिंदू राज्य फिर से स्थापित हो, ऐसी मांगे भी बढ़ रही है। और इसी समय नेपाल के पूर्व राजा भारत के भ्रमण में भी गए, तो इसको अर्थपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है इससे? देखिए, 3 अलग अलग बातें आपने कही है। सार्क सम्मेलन तो आपकी बारी है, इसलिए आप उसको सम्मेलन कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ आएंगे, मोदी जी कह रहे हैं लुम्बिनी भी जाएंगे, जनकपुर भी जाएंगे, अच्छा है। और सभी दक्षिण एशिया के देश यहाँ पर आकर बातचीत करेंगे, अच्छा है। आपको उसकी सुरक्षा करनी है, उसका प्रबंधन करना है, उसमें जो भी भारत को मदद दे सकता है भारत देना चाहिए। दूसरा, आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात है। देखिए, मेरी राय ये है, और मैं, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं हो, मेरी राय ये है कि नेपाल 1962 से पहले हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदू देश था, हिंदू समाज था। हिंदुस्तान भी हिंदू समाज है, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये 62 में राजा महेंद्र इसको हिंदू राष्ट्र बनाए, इसलिए बनाए कि उसका राजनीतिक फल उन्होंने भोगा, और ये कहकर कि हिंदू विष्णु का अवतार होता है,
जो हिंदू राजा होता है, और विष्णु के अवतार को आप कैसे चुनौती दे सकते हो? इसका मतलब आप मोनार्की को चुनौती नहीं दे सकते, राजा को चुनौती नहीं दे सकते। और इसीलिए राजतंत्र के हटने के बाद में सेक्युलर देश बनाने की बात आई, क्योंकि उन्होंने उसको राजनीति से जोड़ा था। अगर आप इसको आज सेक्युलर देश मानते हैं तो उससे ना तो यहाँ हिंदुओं की प्रतिष्ठा कम होगी, ना हिंदुओं की संख्या कम होगी। इसीलिए हिंदू राज्य जब आप, लेकिन दूसरी तरफ जब आप हिंदू राज्य बनाएंगे तो यहाँ का बुद्धिस्ट समझेगा कि ये तो मेरा राज्य है ही नहीं, यहाँ का मुसलमान समझेगा कि मेरा राज्य है ही नहीं, यहाँ का क्रिश्चियन समझेगा मेरा राज्य है ही नहीं। यहाँ के ऐसे छोटे मोटे तबके, लिंबू वगैरह जो लोग हैं, वो ये समझेंगे कि भाई ये तो रिलीजन हमसे अलग रिलीजन है। तो ऐसा क्यों काम करते हैं जिससे कि देश बटेगा? अब राजा कोई पहली बार तो हिंदुस्तान जा नहीं रहे हैं, अक्सर जाते हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके शादी ब्याह के संबंध हैं, तो जाएंगे, परिवार वालों से मिलते हैं, जरूर मिले, और भारत के नेताओं से मिलते हैं तो भी मिले। और वो कई बार मंदिरों में जाते थे तो शंकराचार्य उनको हिंदू राजा समझ के पूजा करते थे। अब राजा तो नहीं रहे, हिंदू तो फिर भी है, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं जहां कर भी जाना चाहे। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर राजा का हिंदुस्तान जाना ये माना जाता है कि मोनार्की वापस आ रही है, तो वो एक मेरे हिसाब से गलत होगा। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे कोई संकेत है। नेपाल का जो 240 वर्ष पुराना राजतंत्र था, वो जो चला गया, उसके पीछे आपको क्या लगता है, इसके कहाँ चूक हुई, क्या कारक तत्व? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर इसका दोष या क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो सबसे ज्यादा दोष या क्रेडिट राजा को देना चाहिए, कि आप जो जनतांत्रिक पार्टियां हैं उनके साथ समझौता करके चलिए, आप सारी सत्ता अपने में मत सिकोड़िए, आप उसको जनतांत्रिक तरीके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपने माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह से इसको चलाइए। वो नहीं माने तो उन्होंने कहा वो लड़ झगड़ के सबसे जीत लेंगे, तो नहीं हो पाया ये। वो यहीं पर सबसे बड़ा दोष रहा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। जी दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये को सरकार प्रमुख होइन? अप्सन ए नवाज शरीफ, अप्सन बी सुषमा स्वराज, अप्सन सी सुशील कोइराला, अप्सन डी शेख हसिना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर SD मुनि जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। आपको जैसे नेपाल का पंचायत काल का भी अनुभव है, उसके बाद की सारी रेजिम्स का भी अनुभव है। पिछले दिनों में नेपाल भारत संबंधों में जो तिक्तता आई, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? किसकी कितनी कमजोरियां थी? नहीं, उसमें मैं समझता हूं कि भारत की भी बहुत कमजोरियां थी। जैसे हम लोगों ने बहुत समर्थन दिया कि यहाँ परिवर्तन जैसा हो रहा था, जो जन आंदोलन जिस चीज की मांग कर रहा था उसका नेपाल भारत ने पहले झिझक थी, लेकिन बाद में समर्थन किया। तो जो बातें यहाँ हो गई उसका लॉजिकल कंक्लूजन भारत को करना चाहिए था, मदद देनी चाहिए। मैं कई बार कंपेयर करता हूँ, इंडिया की असिस्टेंस जो है वो आप अफगानिस्तान से कंपेयर कीजिए, बांग्लादेश से कंपेयर कीजिए, नेपाल में बहुत कम है। और नेपाल इतना घनिष्ठ मित्र है, इतना घनिष्ठ देश है, जैसा मैंने कहा संस्कृति के संबंध है। तो यहाँ क्या लगता है, ये अभी जो इन्होंने $1 बिलियन का जो लोन मोदी जी ने अनाउंस किया, वो $1 मिलियन का लोन आज से 2006 में क्यों नहीं अनाउंस हो सकता था? तो उससे यहाँ की प्रक्रिया को ज्यादा बढ़ावा मिलता। तो बहुत सारी गलतियां हैं कि भारत की नीति में भी कई बार समग्रता दिखाई नहीं देती है, और दूसरी तरफ कई बार नेपाल के लोग छुई मुई की तरह व्यवहार करते हैं।
थोड़ी सी कोई बात हो जाती है, उसका बहुत बड़ा बतंगड़ बनता है। अच्छा, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई आपके स्टूडेंट भी रहे हैं, हमने सुना है। नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे से बहुत अच्छे संबंध थे उनके, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे विद्यार्थी नहीं है। ये भ्रांतियां हैं यहाँ पर। ये कई बार मेरे को अटैक करने के लिए भी कहते हैं, वो बाबूराम को और माओवादियों को अटैक करने के लिए भी कहते हैं कि आप हिंदुस्तानियों के चमचे हैं, कहते हैं। इसलिए उसकी उदाहरण क्या, ये उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत बात है। नेपाल और भारत की जो खुली सीमाएं हैं उसे व्यवस्थित करके फ्री मूवमेंट बट विथ आइडेंटिटी अगर कर दिया जाना कितना उचित होगा, इससे क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कुछ फर्क पड़ेगा? वो फर्क भी पड़ेगा, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए और इंटरनल एनकरेजमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा पुराना अनुभव ये है कि उसमें यहाँ के कुछ तबकों ने एनकरेज किया, तभी तो ये सब हुआ, नहीं तो इतना नहीं होता। फिर जब हाईजैकिंग हो गया उसके बाद 7 साल लगे हम लोगों को कि आपस में सिक्योरिटी का क्या मामला, कैसे सुलटे नहीं सुलटे। ये सब बातें हैं जो ठीक नहीं थी। और इंटरनल सिक्योरिटी भी और मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर। अब हम लोगों ने तो बॉर्डर में बहुत मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की है और आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है जिससे आप मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी दे सकते हैं। अब आइडेंटिटी आपके बहुत सारे नेपाली जो हिंदुस्तान में बैठे हैं वो डुअल सिटीजन लिए बैठे हैं। हो सकता है बहुत सारे भारत मूल के लोग हो, वो भी यहाँ डुअल सिटीजनशिप लिए बैठे हैं। तो क्या आइडेंटिटी दिखाएंगे वो? जब हिंदुस्तान में जाएंगे तो हिंदुस्तानी कार्ड दिखा देंगे, नेपाल में आएंगे नेपाली कार्ड दिखा देंगे। तो ये समस्या खड़ा होने का मसला है। ये है, इसको ये कबूतर की तरह आंख बंद नहीं कर सकते हम लोग। ये प्रॉब्लम है स्टेटलेस की या डुअल नेशनलिटी की, रियलिटी तो है, तो उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए। हाल ही में इंडिया के साथ जो पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट और पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो हुआ है, उससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध में कैसा परिवर्तन आप सोचते हैं? नहीं, बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा उसमें। मैं समझता हूँ मोदी जी की विजिट के बाद में जो काफी सारी तुष्टियां थी वो कम हो गई हैं और अगर इसी मोमेंटम से हम लोगों के रिश्ते आगे बढ़े और सब बहुत सारे कदम चलाने चाहिए। कहा जाता है कि युग क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या आने वाले पीढ़ी जो है मोदी जी को इस रूप में देख सकती है और पड़ोसी देशों में देशों को इसका कैसा लाभ मिलने की संभावना? नहीं, पड़ोसी देश उसको इसी दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि उनका जो सार्क का इनिशिएटिव था वो बहुत अनयूजुअल था। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया और सबसे पहले वो कहाँ गए? सबसे पहले भूटान गए, सबसे छोटे देश में गए। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद नेपाल गए। तो वो एक, उसके बाद पाकिस्तान से कहा हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे। उसमें कुछ घपला हो गया, वो लंबी कहानी है, लेकिन जो इरादा है वो स्पष्ट है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ चलना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी हैं या मोदी जी नहीं है, हिंदुस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि बिना पड़ोसियों को साथ लिए दुनिया में हमारी इज्जत नहीं होगी। नेपाल और भारत की जनता के बीच में जो सदियों से चला आ रहा सामाजिक और सांस्कृतिक जो संबंध है, उसकी जो प्रगाढ़ता है, उसे और बढ़ाया जाए आने वाले दिनों में, उसके क्या उपाय हो सकते हैं? वो उपाय पीपल टू पीपल रिलेशंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जो आम संबंधों की जागरूकता तो लोगों में है। यहाँ आप पाप धोने जाएंगे गंगा, हम लोग अपना निवारण ढूंढने आएंगे पशुपति में। इसका कोई दो रास्ते अलग अलग उसके नहीं है। तो वो लोगों में तो है, राज्य उसको कैसे एनकरेज करे और किस तरह से ये जो खाली संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए मसले हैं उनको वर्तमान मसलों में कैसे लाए। जैसे शिक्षा की बात आपने पहले कही थी, आने जाने की, आवागमन की बात पहले हुई थी हम लोगों की। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये जो प्रगाढ़ संस्कृति के संबंध है वो आधुनिक रूप ले लेंगे और आधुनिक वो रूप ले लेंगे तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि हम लोग अलग लोग हैं। आप मारवाड़ी भी बोलो हो, आप जोधपुर से हो, मारवाड़ियों के बारे में अच्छी से जानकारी भी रखो। नेपाल के संदर्भ में मारवाड़ी कम्युनिटी ने
कहीं देखो पिछला 40 वर्ष को जो थारो अनुभव है? नहीं, मारो अनुभव वह है कि मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत एंटरप्राइजिंग तो है और व्यापार को ने बढ़ावे, रहन सहन आपरो राखे, दूसरा रो नहीं राखे। लेकिन मारवाड़ी कम्युनिटी ने एक ख्याल रखना चाहिए कि जब कोई दूसरे देश में आपे जाओ तो लोगों ने और नहीं लागना चाहिए कि बारो आने मोरो शोषण कर रहे हैं, और लागना चाहिए कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जिको मोरी भलाई रे वास्ते। और बहुत सारा मारवाड़ी बहुत एड़ा काम करे जी लोगों री भलाई रे वास्ते, अस्पताल खुलवावे, स्कूलों खुलवावे, व्यापार में रोजाना रो लेन देन लोगों रे साथ वे। तो अगर क्योंकि मारवाड़ी बदनाम इन बातें है कि कंजूस हुए, आप किनो ही भलो करो तो आप सोचो कि वो मारो कहीं करी, रेसिप्रोसिटी मांगे, ऐसा बातों अगर आपे उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करो तो मारवाड़ी और गुजराती हिंदुस्तान की दो ही कम्युनिटीज है जी की दुनिया में सब जगह पाई जावे। अब जाते जाते नेपाल की यूथ ने आपको क्या करना है? नहीं, यूथ ने एजुकेशन में लाई है। जो नेपाल की यूथ है भटक रही है बारे बारे, हिंदुस्तान में भी आवे है लेकिन और सब देशों में जा रही है। उन्हें रोकने वास्ते अटे संसाधन एड़ा पैदा करना पड़ेगा जिनसों की जवान लोगों ने अपॉर्चुनिटीज मिले और वे आपरो विकास अटे रह नहीं कर सके। और वारो जिको सोचनो क्षेत्र है, पर्सपेक्टिव है, वो बदे और दुनिया रे मोने एक समग्र नेपाली सिटीजन होने में उभर सके। आप हिमालय टेलीविजन ने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और यह छोटी सी भेंट आपके लिए। अभी आप लोग सुने प्रोफेसर SD मुनि जी ने इना की कई बातों पर आप सब जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालमा आयोजना हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलन कतिऔं हो? अप्सन ए 18औं, अप्सन बी 17औं, अप्सन सी 19औं र अप्सन डी 16औं। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 18औं। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 60 29 37 34, 98 41 61 71 55, 98 0 72 79 2 78, 98 60 23 25 61, 98 41 72 71 64। सीजी को इंडक्शन कुकर पाउन सफल हुनु भएको छ। 97 41 19 49 74। IFB को माइक्रोवेव ओभन पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 0 89 40 83। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यीमध्ये को सरकार प्रमुख होइन? अप्सन ए नवाज शरीफ, अप्सन बी सुषमा स्वराज, अप्सन सी सुशील कोइराला, अप्सन डी शेख हसिना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।